औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पहले सॉल्व किए। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स के सिलसिले का आगाज़ किया और पहले उससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए और फिर प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए और आज इंशाल्लाह हम जो है वो अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ रही होगी। प्लीज़ कमेंट्स में या ग्रुप्स में फीडबैक दे दिया करें कि आपको चीज़ की समझ आ गई है या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है बेटा वो हमारे पास है 4.6। अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है जी 4.6, यानी चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। और उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, गौर से सुनिएगा बेटा, कि 100 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पंप्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक। रेजरवायर क्या होता है बेटा? एक ज़ख़ीरा हो सकता है, जिस तरह आपके डैम होते हैं इस तरह से, ठीक है। एक ज़ख़ीरा चीज़ हो सकती है या किसी चीज़ की जब कैपेसिटी, जब गुंजाइश की बात कर रहे होते हैं तो उसको हम रेजरवायर कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम के हवाले से बता दूं तो इस तरह से है कि लेट्स सपोज बेटा ये आपके पास कोई भी जो है वो पानी का ज़ख़ीरा है और आपने क्या करना है, यहाँ पे पाइप की मदद से आपने क्या करना है, एक ऊपर एक हाइट पे पड़े हुए टैंक में जो है आपने वो क्या करना है, पानी को लेके जाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये आपका जो है जो टास्क है वो इस तरह से है कि आपने क्या करना है, एक रेजरवायर से क्या करना है, पंप की लाजिमी बात है बेटा। ये अब जो है एक लो लेवल पे अगर कोई चीज़ मौजूद है और हमने उसको अपर लेवल पे लेके जाना है तो लाजिमी बात है हमें वहाँ पे वर्क करना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है। तो लाजिमी बात है ये जो पानी का ज़ख़ीरा है, ठीक है, इस ज़ख़ीरे में से पानी जब हम इस टैंक की तरफ लेके जाएंगे तो लाजिमी बात है हमें, जैसा कि आपके घरों में मोटरें होंगी तो आपने मोटर लगाई होती है, वो मोटर आपके पानी को क्या करती है, पंप करती है। तो तब जो है वो बाथरूम की छत पर पड़ी टैंकी के अंदर क्या होता है, पानी जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पंप का यूज़ करना पड़ेगा और इस टैंक तक पानी को पहुँचाना है। आगे ये हमारा जो है थोड़ा सा पहला पार्ट जो मैंने पढ़ा 100 क्यूबिक मीटर, यहाँ पे कैपेसिटी भी बता दी गई है जी, इसका वॉल्यूम यानी कि बता दिया गया है, वो है जी 100 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पंप्ड फ्रॉम अ रेजरवायर इनटू अ टैंक 10 मीटर हायर देन द रेजरवायर। हाँ जी, इसकी हाइट भी बता दी गई है कि जो रेजरवायर है उससे जो टैंक है वो कितनी हाइट पे मौजूद है जी, 10 मीटर की हाइट पे मौजूद है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा बुक को करीब ले आता हूँ ताकि मुझे जो है वो क्लियर नजर आए यहाँ से, ठीक है। और 100 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर इज पंप्ड। हाँ जी, तो वाटर कितना जो है पंप किया गया है जी, 100 क्यूबिक मीटर जो है पानी वो पंप किया गया है, ठीक है, टैंक के अंदर। वो टैंक जो रेजरवायर से 10 मीटर की हाइट पर मौजूद है। आपने क्या करना है जी, इन 20 मिनट्स, हाँ जी, तो टाइम कितना जी, इसमें से इस ज़ख़ीरा जो पानी का है इसमें से आपने 100 क्यूबिक मीटर पानी को पंप किया टैंक के अंदर और इसके लिए जो टाइम आपने लगाया वो है जी 20 मिनट, यानी कि 20 मिनट्स के अंदर आपने इतना पानी जो है वो पंप करके टैंक के अंदर पहुंचा दिया है, ठीक है जी। इफ डेंसिटी ऑफ द वाटर इज, हाँ जी, डेंसिटी दे दी गई जी, पानी की डेंसिटी आपको पहले भी पता होता है रहो कितनी है जी, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ठीक है जी। ये डेंसिटी गिवन है। तो वो कहता है कि फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने पोटेंशियल एनर्जी में जो इजाफा हुआ है वो मालूम करना है।
और द पावर डिलीवर्ड बाय द, हाँ जी, और पावर मालूम करनी है। तो ये दो चीज़ें हमने, यानी पोटेंशियल एनर्जी कि जब आपने इतना पानी जो है वो यहाँ पे स्टोर किया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो है वो कितना इजाफा हुआ है, हमने पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मालूम करनी है। लाजिम बात है, ड्यू टू पोजीशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, और ये जो पंप आपने लगाया है ये पंप कितनी पावर जो है क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, यानी कि इस पंप की मदद से आपने कितनी पावर लगाकर ये पानी जो है वो टैंक तक पहुंचाया है। तो ये थोड़ा सा इसका मैंने डायग्राम के जरिए आपको कंसेप्ट जो है वो देने की कोशिश की है। कुछ यहाँ से चीज़ें समझ आ गई होंगी, और जब हम प्रॉपर अपना न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ यहाँ से चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल की तरफ, और वहाँ पे जो गिवन डाटा है हमारे पास न्यूमेरिकल्स में, उसमें हमारे पास वॉल्यूम है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम हमें गिवन है और वो है जी 100 क्यूबिक मीटर। पानी का वॉल्यूम गिवन है जी हमें 100 क्यूबिक मीटर है जी। और उसके बाद हमें डेंसिटी यानी रो गिवन है, ठीक है जी, इसको वॉल्यूम बोलते हैं बेटा, और इसको डेंसिटी, जिसको उर्दू मीडियम में आप कसाफत के नाम से जानते होंगे, डेंसिटी है जी। और ये हमारे पास कितनी है जी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। पानी की डेंसिटी भी हमें दे दी गई, ठीक है जी। और हाइट भी हमें गिवन है, हाइट हमारे पास है जी 10 मीटर। और उसके बाद हमारे पास टाइम भी मौजूद है, और टाइम है जी 20 मिनट, ठीक है। आपको पता है टाइम का भी जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो सेकंड है, सो हम टाइम को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो लाजिम बात है जब हम टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकंड, ठीक है जी। मालूम हमने क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है। एक हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, यानी ए पार्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, और बी पार्ट इसका या बी केस कह दें उसमें हमने पावर मालूम करनी है। यानी कि दो केस हमारे बनेंगे इस न्यूमेरिकल में। एक के अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे और दूसरे में हम किसको करेंगे, पावर को। वो पावर जो आपके पंप ने डिलीवर की 100 क्यूबिक मीटर पानी को टैंक तक पहुंचाने में, वो पावर मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं जी, अपना जो ए केस है उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि हम जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए जी। तो बेटा आपको पता है फार्मूला आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने का, कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है जी mgh की। अच्छा जी, अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चले, ये तो हमें पता होता है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होती है जी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी हमें गिवन ना भी हो तो हमें पता होता है, वो होता है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हाइट भी गिवन है, m गिवन नहीं है जी, ठीक है। यानी मैस हमारे पास जो पानी का मैस है वो हमें, वॉल्यूम भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, लेकिन पानी का मैस हमें मालूम नहीं है। तो बेटा हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, मैस मालूम करते हैं। और मैस मालूम करने के लिए आपको पता होगा कि जो हमारे पास फार्मूला होता है डेंसिटी का, वो क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम होता है। यानी यहाँ पे इट इम्प्लाइज दैट हम मैस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर हम डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर लेते हैं, मैस मालूम कर लेते हैं। तो पुट करते हैं जी वैल्यूज। m इज इक्वल टू डेंसिटी हमारे पास है जी 1000 और वॉल्यूम हमारे पास है जी 100, ठीक है। तो ये मैस हमारे पास, इसको मैं आगे नहीं सॉल्व करता, बल्कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैस इज इक्वल टू ये 10⁻³ और ये 10⁻², यानी मैं इसको 10⁵ किलोग्राम लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाता है जी मैस ऑफ दी वाटर, यानी कि मैंने पानी का मैस भी मालूम कर ली है। मैंने इसको 10⁵ क्यों लिखा है, अपनी आसानी के लिए। जब आगे आप न्यूमेरिकल देखेंगी तो आपको एहसास होगा कि मैंने इसको 10⁵ क्यों लिखा है, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय 10⁵ मैंने सिंपल साइंटिफिक नोटेशन यूज़ की है यहाँ पे।
ठीक है बेटा जी। तो इस तरह से अब हमारे पास मैथ्स आ चुका है, फार्मूला ऑलरेडी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का मौजूद है, तो हम उस फार्मूले को यूज़ करते हैं। जो फार्मूला हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाता है जी 10⁵ मैस की जगह पे पुट करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 और हाइट हमारे पास आ जाती है 10। ठीक है जी, हाइट 10 गिवन थी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की और मैस की वैल्यू पुट की है। कोई रॉकेट साइंस जो है वो मैंने अभी तक यहाँ पे यूज नहीं की, सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं मैं जी। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा देखें, एक 10⁵ ये पड़ा है और ये 10 पड़ा है, 10 इसका मतलब है 10⁻1 है, यानी इस तरह से है। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ और मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, ये कुछ मिल के इस तरह से बनाएंगे कि 9.8 क्रॉस 10⁻6। ठीक है जी, इस तरह से ये जो आपके पास चीज आई है, अब ये फाइनल रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास जो है वो रिजल्ट आ गया है जी, और ये आया 9.8 क्रॉस 10⁻6 जूल। तो ये पहला जो केस था पोटेंशियल एनर्जी जिसमें हमने मालूम करनी थी वो हमने मालूम कर ली है जी। ठीक है, अब आपको पता चला होगा कि मैंने वो 10⁵ क्यों लिखा था, क्योंकि आगे मैंने फिर भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, तो इस वजह से मैंने शुरू में ही इसको ऐसे लिख दिया है। अच्छा, अब आपको पता है जी कि जो पावर का फार्मूला होता है बी केस के लिए हम करने जा रहे हैं, तो पावर जो होती है वो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। ठीक है जी, पावर का फार्मूला आपको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। अच्छा, रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप देखिएगा कि बेटा आपने ये भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी स्टोर एनर्जी होती है वो ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क करने की सलाहियत रखता है। यानी कि अगर किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क करेगा। यानी मेरे अंदर जितनी इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी है, मेरे अंदर उतनी ही वर्क करने की एबिलिटी मौजूद है। तो यानी यहाँ पे जो वर्क आएगा वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, यानी वर्क कितना करता है कोई बंदा, जितना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। ये जब आप चैप्टर के अंदर आर्टिकल को भी जाके पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी को जरा गौर से पढ़िएगा, तो जो बात मैं कर रहा हूं आपको ये वहां से इंशाल्लाह ये बात मिलेगी अगर आप तवज्जो से पढ़ेंगे कि किसी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होती है वो बॉडी उतना ही वर्क करने की सलाहियत रखती है। तो अब ये जो पंप है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसका जो वर्क होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, पावर मालूम करने के लिए हम वर्क जहां पे है उसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी वाली। यहां पे मैं बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क। तो यहां पे ये हमारे पास आ जाता है वर्क 9.8 क्रॉस 10⁻6 और डिवाइडेड बाय टाइम आपको गिवन है जी, और वो है जी 1200 सेकेंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जो है आपने कैलकुलेटर यूज करके पहले जो तकसीम कर लेना है, यानी कि इसको तकसीम करेंगे जब आप 9.8 डिवाइडेड बाय 1200, तो इसका जवाब आता है जी आपके पास 8.16। ठीक है, 8.16 क्रॉस ये आ जाता है 8.16 क्रॉस 10⁻³ और ऑलरेडी आपके पास 10⁻6 मौजूद है जी। ये जो चीज थी 9.8 डिवाइडेड बाय 1200, इसको मैंने तकसीम किया है तो मुझे मिला है आंसर 8.16 क्रॉस 10⁻3। अच्छा जी, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये एक पावर माइनस में है, एक प्लस में है, दोनों ऐड होंगी तो आपको पता है कि कितनी बचेगी। इस तरह से कुछ मैं कहना चाह रहा था कि ये हो जाएगा 8.16 क्रॉस 10⁻³ प्लस 6, यानी पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी 8.16 क्रॉस 10⁻³ वाट। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। और क्योंकि 10⁻³ क्योंकि उसने हमें कहा था
कि आपने पावर किस में मालूम करनी है जी। अगर उसने कहा है किलोवाट में तो हम किलोवाट में लिख देते हैं। वैसे आप इसको लिख सकते हैं जी कि पावर जो है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको नजर ना आ रहा हो। ठीक है, ये पावर का फैक्टर हमारे पास आया था 8.16 क्रॉस 10⁻³ वाट। ठीक है जी, तो जो 10⁻³ होता है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। ठीक है, तो ये 8.16 किलोवाट। तो ये पावर आ गई जी हमारे पास उस पंप की, यानी कि वो जो पंप है जिसने क्या किया, 100 क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो टैंक के अंदर क्या किया, सेव किया या वहां तक डिलीवर किया है पानी। कितनी पावर के साथ, तो 8.16 किलोवाट उसने पावर जो है वो यूटिलाइज करते हुए या डिलीवर करते हुए वहां तक आपके टैंक के अंदर 100 क्यूबिक मीटर पानी जो है वो पहुंचाया। तो ये न्यूमेरिकल बेटा था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। चीज़ें आसान हैं, वही बेसिक आपकी फिजिक्स की चीज़ें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं आई। 2 केस बना लेंगे तो आपको जो है इसको सॉल्व करना और इजी रहेगा। तो नेक्स्ट जी आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल करते हैं। और अगला न्यूमेरिकल हमारे पास है जी 4.7। अच्छा जी, अगर आपने शॉर्ट सिलेबस अगर आपके पास है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनमें हमने जस्ट 8 तक करने हैं, यानी कि जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 है या न्यूमेरिकल नंबर 10 है तो वो हमने शॉर्ट सिलेबस में नहीं करने। इस वजह से हमने जो है अभी 8 तक ही करने हैं अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। सो हम न्यूमेरिकल नंबर 4.7 चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल नंबर 7 करने जा रहे हैं जी। और उसमें वो कह रहा है कि अ फोर्स थ्रस्ट, हाँ जी, अ फोर्स थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब होता है कि उछाल। ठीक है ना, किसी उछाल की जो फोर्स होती है उसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है ना, तो अ फोर्स थ्रस्ट ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस इज प्रोपेलिंग एन ऑटोमोबाइल एट 80 km/h। व्हाट पावर इन किलोवाट मस्ट द इंजन डेवलप। हाँ जी, तो वो कहता है कि एक ऑटोमोबाइल है और क्या है कि उसको रोड पे प्रोपेलिंग करने के लिए, यानी कि धकेलने के लिए या आगे मूव करने के लिए 400 न्यूटन फोर्सेस की जरूरत होती है। आपकी जो रोड फ्रिक्शन है या एयर रेजिस्टेंस है, यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, यानी उन पे हैवी होने के लिए, यानी कि जब तक इंजन आपकी 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्सेस पे ओवरकम नहीं होगा। यानी कि 400 आपको न्यूटन इतनी फोर्स चाहिए फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, और उसके बाद आपकी गाड़ी क्या होगी जी, आगे मूव करेगी। और कितनी मूव करेगी उसने ये भी बताया है, 80 km/h। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा इंजन जो गाड़ी को आगे प्रोपेल भी करे 80 km/h की स्पीड से, और आपकी फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी जो कि 400 न्यूटन है उनको भी ओवरकम करे, यानी कि 400 न्यूटन फोर्स उनको ओवरकम करने में भी प्रोवाइड करे और गाड़ी को आगे मूव करने के लिए, यानी कि उसकी वेलोसिटी 80 km/h भी मेंटेन रखे, यानी कि वो गाड़ी उन फ्रिक्शनल फोर्सेस पे ओवरकम भी हो, यानी कि वो आगे मूव भी करे और 80 km/h की स्पीड से मूव करे। तो वो कहता है ओवरऑल आपके इंजन को कितनी पावर डेवलप करनी पड़ेगी ये दोनों काम सर अंजाम देने के लिए, कि गाड़ी को क्या करे, फ्रिक्शनल फोर्सेस को भी कम करे और आपकी गाड़ी को भी आगे मूव करवाए। और कितनी मूव करवाए, 80 km/h की स्पीड से। कोई ये मुश्किल काम नहीं है, इजी है, ये सारे न्यूमेरिकल से इजी है। तो चलते हैं जी गिवन डाटा की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास गिवन डाटा है बेटा, इस न्यूमेरिकल का फोर्स हमें गिवन है 400 न्यूटन है जी, और हमें वेलोसिटी गिवन है कितनी है जी, 80 km/h है, 80 km/h है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बता दिया, इस वक्त मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये सॉल्व द फॉर्म में भी मौजूद है न्यूमेरिकल्स।
तो सॉल्व्ड फॉर्म में इस न्यूमेरिकल की जो वेलोसिटी आती है मीटर पर सेकंड में वो आती है जी 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, ये इसकी वेलोसिटी आती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मालूम करना है जी व्हाट पावर। हाँ जी, पावर आपने मालूम करनी है फिर यहाँ पे भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं जी। ये गिवन डाटा है आपका और देखते हैं इस न्यूमेरिकल में थोड़ा सा जो है एक लॉजिकली बात आ रही है, मैं आपको रीजन बताऊंगा। ठीक है, एक जो फार्मूला आ रहा है वो थोड़ा सा न्यू आ रहा है। ठीक है जी, और वो फार्मूला इस तरह से है कि पावर जो होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होती है। ये बेटा किस तरह से आता है मैं बता देता हूं आपको कि आपको पता है कि जो पावर होती है वो हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ठीक है, और आपको यह भी पता होगा कि जो हमारे पास वर्क होता है वो वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी वर्क की जगह पे हम F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वर्क की जगह पे, यानी ये कीमत मैंने वर्क की पुट कर दी। अच्छा, फिर P इक्वल टू F, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं D डिवाइडेड बाय T। अब ये रेट ऑफ डूइंग या रेट ऑफ ट्रैवलिंग या कवरिंग, यानी कि जब आप डिस्प्लेसमेंट एक मखसूस टाइम के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है तो उस वक्त उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी कि आप कहते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी, तो आप उसको बोलते हैं सॉरी वेलोसिटी बोलते हैं। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन वाली बात नहीं आएगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी आ जाएगी। क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, स्पीड होती है एस ओवर टी। ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। ठीक है, आप कहते हैं स्पीड स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। यानी कि जब एक मखसूस टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होता है तो वो उसकी वेलोसिटी होती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट एक मखसूस टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर कर रहा होता है तो वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये फार्मूला जो F डॉट वी है वो यहाँ से आया बेटा, तो उसके अंदर ये लॉजिक है। ठीक है, तो इस लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला आपने यूज किया है, और आपको पता है कि यहाँ पे फिर वही बात आएगी, डॉट प्रोडक्ट खत्म होगा तो फिर क्या आना चाहिए, कॉस थीटा आना चाहिए। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ वी कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे कॉस थीटा। अब एक और बात यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है जी, आपका वर्क डन हो रहा है, आपका इंजन भी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता है। यानी गाड़ी जिस डायरेक्शन में सफर तय कर रही होती है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में उसका इंजन जो होता है फोर्स लगा रहा होता है। यानी कि वर्क की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, तो हम वहां पे कहते हैं कि आपका जो थीटा होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और फोर्स आपको गिवन है 400 मल्टीप्लाई बाय वी आपको गिवन है जी 22.22, और ये कॉस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 आपको पता है 1 प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये कैलकुलेटर पे मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आता है जी, तो ये आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 22.22, तो ये आता है जी हमारे पास 4 टाइम 8 यानी 8888। ठीक है जी, और कॉस तो आपको पता है ये 1 हो जाना है, तो इसको हम वैसे 1 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे यानी कि ये आ जाता है जो आंसर वो आ जाता है 8888 वाट। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा न्यूमेरिकल के अंदर हमें कहा गया कि पावर को किस में मालूम करना है, किलोवाट में। तो हम इसके पॉइंट को एडजस्ट करते हैं जी, तो ये बन जाता है यहाँ पे पॉइंट है, जब हम इसको इसके सही मकाम पे ट्रांसफर करते हैं तो ये आता है 8.88 क्रॉस 10⁻³ 3 टाइम हम पॉइंट को जो है वो राइट से लेफ्ट लेके गए। ठीक है, तो पावर जो है वो 10⁻³ आ गई जी, इस तरह से। तो ये आ जाएगा 8.8 और ये आ जाएगा किलो वाट। तो ये बेटा आपका जो है सिंपल सा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसमें और कोई बात नहीं थी, जस्ट ये वाली बात थी जो पावर का फार्मूला लगाया हुआ है कि जो पावर होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क भी होती है
और जो पावर होती है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट भी होती है। तो मैंने बताया कि पावर को हम रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम लिखते हैं। वर्क हमें पता है कि वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, एफ डॉट डी उसकी जगह पे पुट कर दिया, फिर मैंने एफ को इधर लिखा और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम लिखा। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम हमें पता है कि क्या होता है जी, वेलोसिटी होती है, तो हमने उसकी जगह पे वेलोसिटी जो है पुट करके यहां से ये फार्मूला हासिल किया, उसका ये भी बताया कि कहां से आता है और फिर सिंपल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व किया। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल, वो जो एक्सेलरेशन वाली बात मैंने की वो इस तरह का एक और न्यूमेरिकल था, वो आई डोंट नो कि मैं कौन सी क्लास को करवा रहा था, इस वजह से वो ये वहां पे एक्सेलरेशन मैंने बोल दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फैक्टर जो है वो प्रोड्यूस होना था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद हमारा जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है जी चैप्टर नंबर 4 का, और इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर जो है वो 4 वो ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो 4.8 जो न्यूमेरिकल है वो हमारे पास क्या है जी, ज़रा देखते हैं उसको। और वो कहता है कि हाउ लार्ज अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन mass this from rest to a speed of 2.0 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, हाँ जी 5.0 सेंटीमीटर। तो इसमें वो क्या कहता है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और आपने उसको मूव करवाना है जिसका मैस भी गिवन है। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट यानी पहले वो रेस्ट पे है और फिर आपने क्या करना है, उस मैस m के इलेक्ट्रॉन को जो कि पहले रेस्ट पे है आपने मूव करवाना है, और मूव कितनी वेलोसिटी से या स्पीड से करवाना है वो भी गिवन है, थ्रू अ डिस्टेंस, और कितने डिस्टेंस तक करवाना है वो डिस्टेंस भी गिवन है। तो हमने क्या मालूम करना है जी, फोर्स मालूम करनी है कि हमें उस इलेक्ट्रॉन जिसका मैस m है उस पे कितनी फोर्स लगाएं कि वो इतनी वेलोसिटी के साथ जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करे। ये सारी चीज़ें गिवन हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जैसी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी। गिवन डाटा की तरफ बढ़ते हैं जी, और गिवन डाटा में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, यानी m हमारे पास है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है जी, 9.1 क्रॉस 10⁻⁴ 9.1 क्रॉस 10⁻⁻31 किलोग्राम है जी, -31 किलोग्राम। ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद लाजमी बात है कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या होता है, रेस्ट पे होता है, बाद में आप फोर्स लगा के उसको मूव करवाते हो। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की v है वो क्या है जी, 0 है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो गिवन है यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वो क्या है जी, 2.0 क्रॉस 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद जो है डिस्टेंस भी आपको गिवन है जी s। ठीक है, वो है जी कितना, 5 सेंटीमीटर। हाँ जी 5 सेंटीमीटर। आपको पता है कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, मैं यहाँ पे सिंपल लिख रहा हूँ कि जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है जी, और इसी तरह से आपने मालूम करना है कि कितनी फोर्स लगाई जाए इस मैस के इलेक्ट्रॉन पर कि वो इतनी वेलोसिटी के साथ इतना फासला जो है वो कवर करे। तो ये हमारा गिवन डाटा है जी। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं जी। ठीक है, बोर्ड मार्कर जो है, अच्छा जी ये चीज़ें हैं। अच्छा बेटा, फिर वही चीज़ आपने इस तरह का एक और पहले न्यूमेरिकल पढ़ा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आपने जिस तरह से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास क्या होता है जी, वर्क होता है वो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि जो हमारे पास वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है,
बराबर होता है, यानी कि वर्क की भी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल वही चीज़ है जी, ठीक है। एफ डॉट एस इक्वल टू, अच्छा इसका एक तरीके का मैंने पहले बताया हुआ है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन करवाया हुआ है, वो जो आपको एक अल्टरनेटिव मेथड बताया था, ठीक है, उससे आपको ये करके देता हूं, क्योंकि ये तरीका तो आपने किया हुआ है, ये आपको आता है, ठीक है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला तरीका आपको आता है। वो जो अल्टरनेटिव मेथड आपको पहले एक न्यूमेरिकल के अंदर बताया था, उसी से करवा देता हूं, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन में कहेंगे, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है जी, जरा आप इसको लिखें। वो क्या फरमाती हैं जी, 2as इक्वल टू क्या होता है, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, तो आप एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन को यहाँ से अलग करें, एक्सेलरेशन को इधर ही रहने दें, ठीक है। 2 और s इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उधर जाके क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। बड़ी सिंपल बात है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कैसे पुट करनी है जी, वी एफ आपको पता है कितनी है जी, 2.0 क्रॉस 10⁻⁷, और इसका स्क्वायर है तो लाजिम बात है स्क्वायर आएगा, और माइनस क्योंकि ये तो 0 है तो 0 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस आपके पास है जी 0.05। अच्छा जी, जब कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होंगे, तो इसको जब आप मजीद जो है वो थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करेंगे, तो ये जो आंसर आपको देगा एक्सेलरेशन, वो आएगा आपके पास 4 क्रॉस 10⁻15। एक्सेलरेशन का आंसर जो आएगा वो 4 क्रॉस 10⁻15 आएगा, और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। जब इस चीज को, जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ओपन करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो जो इस चीज का सॉल्यूशन आएगा वो ये चीज आएगी। अगर ना हो तो बेटा बता दीजिएगा कमेंट्स में, ठीक है। हम फिर जो है एक पेज पे जो है इसको सॉल्व करके मैं वहां पे ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन बहुत ही सिंपल बात है, ये स्टेप आपसे हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, और फिर यहाँ पे जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिर आखिर पे डिवाइड करना है, और जो आपका पॉइंट है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसका जो सही मकाम होता है पॉइंट का, उस पे वहाँ पे लेके जाना है, तो इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आती है जी। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है जी, सेकंड लॉ होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या फरमाता है जी, कि जो फोर्स होती है वो बराबर होती है मैस और एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब के, यानी F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं जी, जो हमारे पास है, ठीक है। अब F इक्वल टू मैस हमारे पास गिवन था, वो है जी 9.1 क्रॉस 10⁻31, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाय कितना है जी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, और ये हमारे पास मैस की वैल्यू थी, तो हमने सिंपली क्या किया, इसको लिख दिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसको F ऐसे लिखते हैं, 9.1 क्रॉस मल्टीप्लाई बाय 4, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, और इनको 10⁻31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15, ठीक है जी। जरा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है आंसर, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आता है जी 36.4, 36.4, और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 10⁻31 प्लस कितना आ जाएगा, 15, ठीक है जी। तो ये F इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 36.4, और मल्टीप्लाई बाय ये कितना बच जाएगा, माइनस का आई थिंक 16, ठीक है जी। और मजीद आपको पता है जी, यहाँ पे पॉइंट अपने सही मकाम पे नहीं है, इसका सही मकाम कौन सा होना चाहिए, लिखते हैं जी 3.64, ये इसका सही मकाम है, क्योंकि बेटा इशारिये का जो सही मकाम है वो ये है
कि उसके लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद होना चाहिए। अगर वहां पे 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं तो इसका मतलब है वो इशारिये का सही मकाम नहीं है। सही मकाम इशारिये का क्या होता है कि उसकी लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट यानी गैर सिफरी हिंसा मौजूद होना चाहिए लेफ्ट साइड पे। तो यहां पे आपको पता है क्या प्रोड्यूस करेगा, 10⁻1 टाइम इधर गए तो 10 आ जाएगा, वह 10⁻1 और ये 10⁻⁻16। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3.64 क्रॉस 10⁻⁻15 और ये फोर्स है तो यूनिट न्यूटन। तो ये बेटा जी आपका ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इसकी समझ आई होगी। 3.6 क्रॉस 10⁻⁻15 न्यूटन, बिल्कुल जी ठीक है, आंसर बुक पे भी हम यही है। तो ये बेटा न्यूमेरिकल से आपके उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। मजीद जो है न्यूमेरिकल्स का सिलसिला हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करने थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इनकी खूब प्रैक्टिस करेंगे। और थोड़ा सा भी मसला होगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर शेयर किया करें, ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया करें, क्योंकि जब आप ग्रुप के अंदर एक क्वेश्चन सेंड करते हैं तो सारे बच्चे जो है वहाँ पे देख रहे होते हैं तो सबको पता चल जाता है, तो सबको फ़ायदा हो जाता है जब वहाँ पे हम आंसर करते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जो है न्यूमेरिकल्स वैसे भी हर लेक्चर का देना सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के हवाले से अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगा ग्रुप के अंदर आपके फीडबैक को पढ़ने की कि ये जो न्यूमेरिकल्स के हमारे 3 लेक्चर बने हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने 3 किए, फिर दूसरे में हमने 2 किए, फिर इस लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल्स किए। तो ये जो 3 पार्ट हमारे न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स के बन गए, अब इनके अंदर आपको जो है वो कितनी समझ आई है प्लीज़ ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा इस बात का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले दिन मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।